हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे सेल इंजरी, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पैथोलॉजी। सेल इंजरी में हम लोग टॉपिक करेंगे सेल इंजरी का डिफिनीशंस एंड इटियोलॉजी ऑफ सेल काउंट इंजरी। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Cell injury is defined as a variety of stress a cell encounters as a result of changes in its internal and external environment. So सेल इंजरी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? जहाँ पे एक नॉर्मल सेल पे बहुत वैरायटी ऑफ स्ट्रेस लगे तो सेल का इनकाउंटर होता है। सेल का जब डेथ होता है तो उस कुछ रिजल्ट होते हैं, चेंजेस आते हैं, या तो उसके इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे। ओके, तो सेल इंजरी किसे कहते हैं? जब एक नॉर्मल सेल पर वैरायटी ऑफ स्ट्रेस डेवलप होने लगे, उसके वजह से उसके एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं और सेल डेथ होता है, उसे सेल इंजरी कहते हैं। Cell of the body have inbuilt mechanism to deal with changes in environment to an extent. तो सेल जो है बॉडी का, वो जो होता है इनबिल्ट करता है, मैकेनिज्म डील करता है जो चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में। ओके, द सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस may vary and depends upon the following variable. सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस जो होता है डिपेंड करता है कुछ कुछ वेरिएबल पे, जैसे कि फर्स्ट है द टाइप ऑफ सेल एंड द टिश्यू इन्वॉल्व्ड, सेकेंड एक्सटेंड एंड द टाइप ऑफ सेल इंजरी। देखिए ये एक पिक है जिसमें दिख रहा होगा कि जब नॉर्मल सेल पे कुछ अगर स्ट्रेस लगता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में 3 टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब स्ट्रेस लगता है तो नॉर्मल सेल में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे चेंजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चेंजेस है एडाप्टेशंस। एडाप्टेशंस क्या होता है? सेल के ऊपर जब स्ट्रेस है तो वो सेल के अंदर में चेंजेस हो रहे होते हैं फॉर दी सर्वाइवल, ठीक है। तो नॉर्मल सेल में जब भी स्ट्रेस आएगा देखने को मिलेगा तो सेल के ऊपर ना 3 टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला होगा एडाप्टेशन, सेकेंड होगा रिवर्सिबल सेल इंजरी, थर्ड इज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो एडाप्टेशन इन केस ऑफ इंक्रीज्ड फंक्शनल डिमांड के केस में एडाप्टेशंस होगा। एडाप्टेशंस में सेल के ऊपर स्ट्रेस लगेगा तो सेल के अंदर जो चेंजेस होंगे फॉर दी सर्वाइवल होंगे। जब स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा तो सेल नॉर्मल सेल जो होता है वो तो जो स्ट्रेस वाले सेल हैं तो वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया, ये सब जो हैं एग्जांपल हैं एडाप्टेशंस के, ठीक है। यहाँ पे देखिए एडाप्टेशंस में इंक्रीज्ड फंक्शनल डिमांड हो जाता है, फिर कुछ चेंजेस होते हैं जैसे कि एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेशिया। जब सेल रिमूव्ड हो जाता है तो नॉर्मल सेल रिस्टोर्ड हो जाता है। ओके, और ये भी है कि एडाप्टेशंस में जो होता है सेल डेथ नहीं होता, सो इट इज़ सेफ। अब देखिए रिवर्सिबल सेल इंजरी, ये होता है माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस में। रिवर्सिबल सेल इंजरी में कोई भी चेंजेस नहीं होता, मतलब ये जो होता है सेल जो होता है एडेप्ट नहीं कर पाते कोई भी चेंजेस। इसमें डीजेनरेशन होगा, सब सेलुलर अल्ट्रेशंस एंड इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस। जब स्ट्रेस रिमूव्ड हो जाएगा बाय तो रिपेयर एंड हीलिंग विद द रिपेयरिंग एंड हीलिंग, जब सेल्स स्ट्रेस रिमूव्ड हो जाएगा तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में नॉर्मल सेल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड वन इज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है? ये सीवियर परसिस्टेंट स्ट्रेस में होता है। ओके, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में डेथ होता है, सेल का डेथ होता है, यानी कि एडाप्टेशंस रिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल का डेथ नहीं होता, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल का डेथ होता है। तो हम लोग इरिवर्सिबल सेल इंजरी को नेक्रोसिस भी कहते हैं। अब इंजरी कॉजिंग एजेंट, इटियोलॉजी पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक जितना भी चीज़ डिस्कस किए उसमें इम्पॉर्टेंट क्या था।
उसमें इम्पॉर्टेंट था आपका सेल इंजरी का डिफिनीशंस, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एंड सेल इंजरी के डिफिनीशंस के बाद सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो चार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, कि नॉर्मल सेल में जब भी स्ट्रेस लगेगा तो नॉर्मल सेल जो होता है किस में चेंज होगा। इसमें ज़्यादातर एट्रोपी, ये जो एडेप्टेशंस का एग्जांपल है ये वगैरह, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ये एडेप्टेशंस को अच्छे से, सेलुलर एडेप्टेशंस को डिस्क्राइब करूँगी और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल इंजरी को डिस्क्राइब करूँगी। आगे अब हम लोग एटोलॉजी ऑफ सेल इंजरी पढ़ लेते हैं, यानी कि कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। इंजरी कॉजिंग एजेंट, इटोलॉजी। इटोलॉजी वर्ड से क्या पता चलता है, ये कॉजेज होता है, इटोलॉजी कॉजेज के लिए कहते हैं। द सेल में बी ब्रॉडली इंजर्ड बाय टू मेजर वेज, सेल जो होता है इंजर्ड होता है दो मेजर वेज से, बाय जेनेटिक कॉजेज एंड बाय एक्वायर्ड कॉजेज। कैसे? बाय जेनेटिक और बाय एक्वायर्ड। द एक्वायर्ड कॉजेज ऑफ सेल इंजरी कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड एज अंडर, चलिए अब हम लोग एक्वायर्ड कॉजेज ऑफ सेल इंजरी को डीपली से पढ़ते हैं। नंबर 1 इज हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया, ठीक, फिजिकल एजेंट। नंबर 3 केमिकल एजेंट एंड ड्रग्स। नंबर 4 है माइक्रोबायल एजेंट। नंबर 5 इम्यूनोलॉजिक एजेंट। नंबर 6 न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट। नंबर 7 एजिंग। नंबर 8 साइकोजेनिक डिजीज। नंबर 9 आइट्रोजेनिक काउच एंड नंबर 10 पैथोजेनेसिस। सो ये सब जितने भी हैं 1 से लेके 10 तक हैं, ये सब एक्वायर्ड डिजीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्वायर्ड कॉजेज जो होता है वो सबका एग्जाम्पल है। एक्वायर्ड कॉजेज में हाइपोक्सिया, इस्केमिया, फिजिकल एजेंट, जितने भी सारे हैं ये सब उसके अंदर में आते हैं। अब यहाँ पे एक्वायर्ड कॉजेज जो हैं उसको हम लोग डीपली से पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग देखेंगे हाइपोक्सिया क्या होता है, इस्केमिया क्या होता है, फिजिकल एजेंट में कौन से फैक्टर आते हैं। तो चलिए, hypoxia and ischemia. Hypoxia is the most common causes of cell injury. hypoxia क्या है? hypoxia जो होता है मोस्ट कॉमन कॉजेज है सेल इंजरी का। hypoxia हम लोग कहते किसे हैं? hypoxia का कारण क्या होता है? देखिए hypoxia जो होता है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होती है, टिश्यू में ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं जा पाता, ब्लड में नहीं जा पाता, तो उस केस को हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन डेप्रिवेशंस को हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं, ठीक है। हाइपोक्सिया जो होता है मोस्ट कॉमन कॉजेज है सेल इंजरी का। हाइपोक्सिया में रिजल्ट फ्रॉम फ्लोइंग, हाइपोक्सिया में रिजल्ट फ्रॉम अदर कॉजेज एज वेल एज एग्जाम्पल डिसऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग आरबीसी। हाइपोक्सिया जो होता है उसका अदर कॉजेज क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन होता है। द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ हाइपोक्सिक सेल इंजरी इज बाय रिड्यूस सप्लाई ब्लड टू सेल्स ड्यू टू द इंटरप्शन दैट इज इस्केमिया। मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म हाइपोक्सिक सेल इंजरी का क्या होता है? रिड्यूस्ड सप्लाई ब्लड, रिड्यूस सप्लाई जो होता है ब्लड का होता है सेल में ड्यू टू इंटरप्शन दैट इज इस्केमिया। इस्केमिया क्या होता है? इस्केमिया हम लोग कहते हैं जब हमारे जब रिड्यूस्ड सप्लाई, कम सप्लाई ब्लड होगा सेल्स में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इस्केमिया। एंड हाइपोक्सिया किसे कहेंगे? हाइपोक्सिया कहेंगे जब डिसऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन होगा, लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, तो उसे हम लोग हाइपोक्सिया कहेंगे। लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, ओके, हाइपोक्सिया। एंड इस्केमिया इज द रिड्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड टू द सेल्स। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या है। पहला एग्जाम्पल है एनीमिया, सेकेंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड इज हार्ट डिजीज, लंग डिजीज एंड द इंक्रीज डिमांड ऑफ टिश्यूज, ओके, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं। हाइपोक्सिया कितने टाइप के होते हैं? हाइपोक्सिया जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनेमिक हाइपोक्सिया, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया एंड हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, ये 4 टाइप के हाइपोक्सिया होते हैं। जब भी एग्ज़ाम होगा तो सेल इंजरी अगर आपके सिलेबस में है तो सेल इंजरी में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हाइपोक्सिया क्या होता है, इस्केमिया क्या होता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आप
अच्छा होगा कि हाइपोक्सिया देख ले कि हाइपोक्सिया की हाइपोक्सिया जो होता है किसे कहते हैं, क्या इसका ये है टाइप्स है। ठीक है, मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है, आप देख ले किस किस केस में होगा हाइपोक्सिया। ओके, चलिए आप फिजिकल एजेंट देखते हैं जो कि दूसरा एक्वायर्ड कॉजेज एजेंट है। फिजिकल एजेंट इन द कोसेशन ऑफ डिजीज आर मैकेनिकल ट्रॉमा, एग्जाम्पल रोड एक्सीडेंट। फिजिकल एजेंट का जो होता है क्या है, मैकेनिकल ट्रॉमा है, एग्जाम्पल हो जाएगा रोड एक्सीडेंट। सेकेंड इज थर्मल ट्रॉमा, एग्जाम्पल हीट एंड कोल्ड। थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ रेडिएशंस, एग्जाम्पल अल्ट्रा वायलेट एंड आयोनाइजिंग। फिफ्थ इज रैपिड चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखते हैं केमिकल एंड ड्रग्स। एन एवर इंक्रीजिंग लिस्ट ऑफ केमिकल एजेंट एंड ड्रग्स में काउज सेल इंजरी। ज़्यादा यूज अगर हम लोग ड्रग्स केमिकल एजेंट्स का करेंगे और ड्रग्स का करेंगे तो क्या काउज करेगा, सेल इंजरी काउज करेगा। केमिकल पॉइजन सच एज सनाइड, आर्सेनिक एंड मर्करी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलीज, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो अगर हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे केमिकल का और ड्रग्स वगैरह का तो क्या काउज करेगा, सेल इंजरी काउज करेगा, सेल का डेथ काउज करेगा। तो जैसे कि केमिकल हो जाएगा सनाइड, मरकरी, आर्सेनिक, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलीज हो जाएगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हो जाएगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाएगा, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, ऑक्सीजन एट हाई कंसंट्रेशन, hypertonic glucose in salts, social agents such as alcohol and narcotic drugs, therapeutic administration of drugs। अब देखिए फोर्थ है कॉजिंग एजेंट माइक्रोबायल एजेंट। ओके, माइक्रोबायल एजेंट में क्या होता है, इंजरीज बाय माइक्रोब्स इंक्लूड इन्फेक्शन caused by bacteria, rickettsiae, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ एंड पैरासाइट। तो माइक्रोबायल एजेंट में क्या होगा, इंजरीज जो होता है वो किससे होता है, माइक्रोब से होता है। तो वो इन्फेक्शन काउज करवाता है। इन्फेक्शन काउज होता है कौन कौन काउज करता है, बैक्टीरिया करता है, रिकेट्साई करता है, वायरस करता है, फंगी करता है, प्रोटोजोआ करता है, मेटाजोआ एंड पैरासाइट। ये सब जो होते हैं काउजिंग एजेंट है जो कि इन्फेक्शन काउज करते हैं। फिफ्थ है इम्यूनोलॉजिक एजेंट। इम्यूनिटी इज अ डबल एज स्वॉर्ड। ओके, यहाँ पे इम्यूनिटी क्या है, डबल एज स्वॉर्ड है। इट प्रोटेक्ट्स द होस्ट अगेंस्ट वेरियस इंजरियस एजेंट बट इट मे ऑल्सो टर्न लीथल एंड कॉजेज सेल इंजरी। इम्यूनिटी, विद द हेल्प ऑफ इम्यूनिटी हम इम्यूनिटी हमारे बॉडी को हेल्प करता है ताकि कोई भी बाहर का डिजीज़ पैथोजन हम लोग के बॉडी को डिस्ट्रॉय ना करे। ठीक है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है तो हमारे बॉडी अच्छे से रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, जल्दी बीमार नहीं होते। इम्यूनिटी जो होता है प्रोटेक्ट करता है होस्ट को एजेंट वेरियस इंजरीज एजेंट बट इट में ऑल्सो टर्न लीथल, लेकिन वो लीथल में भी चेंज होता है जो कि कन्वर्ट करवाता है सेल इंजरी। एग्जाम्पल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एनाफिलेटिक रिएक्शन एंड ऑटोइम्यून डिजीज। सिक्स्थ है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस डीअरेंजमेंट। ए डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट में रिजल्ट इन न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। तो अगर हम ज़्यादा या कम न्यूट्रिएंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं या तो वो ज़्यादा हो जाए या तो कम हो जाए तो इम्बैलेंस हो जाएगा ना, उसी को हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस डीअरेंजमेंट भी होता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज में ड्यू टू ओवरऑल डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज जो होता है, ओवरऑल डिफिशियंसी जब होता है न्यूट्रिएंट का तब होता है। एग्जाम्पल स्टारवेशंस ऑफ प्रोटीन कैलोरी, एग्जाम्पल मरसमस क्वासिकोर ऑफ मिनरल्स, एग्जाम्पल एनीमिया। Third one is nutritional excess is a problem of affluent society resulting in obesity as heart disease and the hypertension। न्यूट्रिशनल एक्सेस अगर हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होता है सोसाइटी के लिए, रिजल्ट होता है ओबेसिटी होता है, हार्ट डिजीज होता है, हाइपरटेंशन होता है। सेवंथ कॉजेज एजेंट है एजी विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इंजरी। एट इज साइकोजेनिक डिजीज, एग्जाम्पल डिप्रेशन एंड साइजोफ्रेनिया। Ninth is iatrogenic causes. Iatrogenic causes is known as unknown causes.
ठीक है, पैथोजन है 10th काउजेज। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो मेरा वीडियो। अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप मैं आपकी क्वेरी को प्लीज़ सॉर्ट आउट तो ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू।